नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, सुप्रभात। सुप्रभात। शुक्रिया भावना और सुप्रभात आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे तमाम अहम खबरों की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो कितना अहम है और क्या कुछ नीस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, इसके बाद स्लोवाकिया वो जाएंगे, वहां पर क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस बेहद खास अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री का होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने बांधा समा। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा आज हो जाएगा ईरान के साथ शांति समझौता। तुरंत हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का भी किया दावा। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल। कांगो में इबोला के मामले बढ़कर हुए 710, 149 लोगों की हुई मौत। बीते 24 घंटे में 21 नए मामले आए सामने। और खेल की खबरों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा अपने अभियान का आगाज। हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम इंडिया की नजर लगातार दूसरे आईसीसी खिताब पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर नीस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। पीएम अपनी यात्रा के दौरान आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम आज नीस में ही भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई औपचारिक कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री इस समय फ्रांस के नीस में है, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अभिनंदन किया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़े जनसमूह ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इस अवसर पर कलाकार इजाबेल एना ने कथक, क्लोए रोमेरा ने ओडिसी और मरियन्ना बियादेने ने भारतीय नाट्यम पर आधारित एक सामूहिक प्रस्तुति दी। और इस प्रस्तुति को इकोज ऑफ ट्रेडिशन, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन नाम दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा कितना अहम रहने वाला है, कैसे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को यहां नए आयाम मिलने वाले हैं, आइए इस पर देख लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में, निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम।
पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और वहीं भारत इनोवेट्स 2026 भारत के स्टार्टअप को न केवल नया मंच देगा बल्कि उनके लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा। इसे लेकर भारतीय इनोवेटर्स में भी काफी उत्साह है। देखिए। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज लैब में जन्मे विचार वैश्विक मंच तक पहुंच रहे हैं। पहली बार भारत इनोवेट्स 2026 में मिले इस अवसर को लेकर स्टार्टअप्स भी उत्साहित हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम इंडिया के बाहर जाकर दुनिया को बता पाएं कि हम क्या कर रहे हैं एज ए कंपनी और इंडिया में कितना काम हो रहा है। तो थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें ये मौका मिल रहा है एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ में पूरी 120 स्टार्टअप्स से ज़्यादा की टीम यहाँ पे आई हुई है। ये जो एक पूरे देश विदेश में जो एक मैसेज जाता है कि आज की डेट में भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर करने के लिए रेडी नहीं है, बट हम तैयार हो चुके हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी इंडिया के मंच से देश विदेश तक लेके जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारी शोकेस को देखने आ रहे हैं और हमको यूरोप में उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये इट इज़ वंडरफुल वन। हम आरएफ एनालॉग मिक्स सिग्नल, ये बहुत डिफ़िकल्ट जो ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिस्ट टाइप ऑफ वर्क है, वो हम करते हैं। मैं उनको बच्चों को सिखाता हूँ और ये सारी चीज़ें हम करते हैं और ये भारत के लिए कर रहे हैं। Our chip, it's an RF unlocked chip which works for Indian satellite system as well as all the satellite systems across the globe. भारत इनोवेट से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें ग्लोबल जो व्यू चाहिए वो मिल रहे हैं, हमें इन्वेस्टर जो चाहिए वो मिले और कोलैबोरेटर, सो दैट हम अपना जो न्यू है भारत से बाहर भी आगे रख सके। हम पहले ऐसी कंपनी है दुनिया में जो मिलीमीटर वेव में एरे एंटेना बनाए। ये एरे एंटेना लोअर फ्रीक्वेंसी में बहुत कुछ कंपनियां किया है, मगर ई बैंड में हम पहले हैं। ग्लोबल एक पहचान मिलेगी और लोगों को पता चलेगा कि वैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डीप टेक कंपनीज में। कनेक्टिंग विद द इंडस्ट्री लीडर्स, demonstrating our technologies which have been fully designed, developed and manufactured from India and showcasing to the global platform how an Indian deep tech company can fulfill the needs of global requirement. हम चाहते हैं कि यहाँ पे we meet the right people in Europe that can help us scale जो मेड इन भारत टेक्नोलॉजी यूरोप में भी हम लॉन्च किया। 21वीं सदी की प्रतिस्पर्धा तकनीक और नवाचार की है। नीस में जुटे ये भारतीय स्टार्टअप्स इस बात का संकेत हैं कि भारत सिर्फ भविष्य की तकनीकों का बाजार नहीं बल्कि उनका निर्माण और नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। नीस से ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं और इस समय फ्रांस के नीस में, और वहीं से हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा जुड़ चुकी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा ममता का रुख करेंगे। ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम और खास माना जा रहा है, खासकर अगर भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों की बात की जाए तो कैसे यहाँ नई ऊंचाई मिलेगी और एक प्रमुख साझेदार है फ्रांस। ऐसे में टेक और तकनीक की बात की जाए तो इसमें भी नए आयाम जुड़ते हुए नजर आएंगे इस यात्रा के जरिए। बिल्कुल नए आयाम जुड़ते नजर आएंगे। जैसे हम जानते हैं कि भारत और फ्रांस बहुत ही पुराने साझेदार हैं, लेकिन अभी तक
जो हमारी साझेदारी रक्षा क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़कर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते आ रहे हैं। स्पेस में हमने बहुत सहयोग किया है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस बार जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो अपने रिश्तों को एक नई परिभाषा देंगे, जिसकी स्वीकृति हमने होराइजन 2047 रोड मैप के तहत दे ही चुके हैं दोनों राष्ट्र। उसमें अब पहली बार ऐसा है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं होराइजन 2047 रोड मैप की मंजूरी के बाद। तो इसलिए यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि इस रोड मैप के तहत अब दोनों देश कैसे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 2047 तक हम एक नया नेतृत्व विश्व को भी देना चाहते हैं। इस 2047 रोड मैप को ही समझना जरूरी है अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को समझते हैं, क्योंकि उसमें ना केवल हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल की बात कर रहे हैं, हम तमाम अन्य स्तंभों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में हमने डीप टेक को भी इंक्लूड किया है। इसलिए इस बार हम कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो दोनों देश अब अगले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ से रिश्ता नए चैप्टर को शुरू करता नजर आएगा, जिसमें हम आज की चैलेंजेस जो है उन्हीं को डिफाइन करना चाहते हैं कि उनका हम हल कैसे निकालें, जिसमें आपने सही कहा कि डीप टेक इज द, ये कह सकते हो कि ये मंत्रा है इस बार के प्रधानमंत्री के इस दौरे का, क्योंकि फ्रांस में बायलैटरल्स हो रही है, जिसमें जाहिर है कि पूरे संबंधों को देखा जाएगा। इसमें हमारे कैसे आगे बढ़कर हम इस रोड मैप को जमीन पर उतार सकते हैं, इस पर बहुत गहन चर्चा होगी। और चूंकि ये G7 से एकदम पहले हो रहा है, इसलिए समझना भी जरूरी है कि भारत को इस समय एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जहां हम ग्लोबल चैलेंजेस के लिए, वैश्विक चुनौतियों के लिए भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत का पार्टनर कंट्री बना है। लेकिन यहाँ जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन मिलेंगे तब इसी गैमेट के ऊपर, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी में भी उपस्थिति और भारत की क्षमता और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की बुलंद आवाज, इसे आज के दौर में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। ऐसे में ममता, एक सवाल और आता है कि जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और साफ तौर पर फ्रांस के साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे भारत इनोवेट्स 2026 के जरिए, तो वहां पर जो आने वाले समय में जो युवा हैं उनको कितना बल मिलता हुआ नजर आएगा, कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी जब हम 2047 के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए। हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम, उन दोनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अचानक भारत आया और भारत ने कहा कि देखिए हमारे पास इतनी क्षमता है, नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन पर कितने साल पहले काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी ऐसी योजनाओं को धीरे धीरे हमने उतारना शुरू किया। हम अटल टिंकरिंग लैब को तो जानते हैं, लेकिन इंस्पायर जैसी, प्राइम जैसी, कितनी ऐसी, स्पार्क जैसी कितनी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से हम इनोवेशन को टियर 2, टियर 3 सिटीज, छोटे स्कूल्स के छात्रों तक पहुंचाने को आतुर है और पहुंचा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, तो IITs तक जाकर वो बोल सकता है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं करना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो, और अगर पसंद आता है तो IIT उनकी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। ये इकोसिस्टम तैयार करने के बाद हमने वो सब लोग जो अपने बल पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको भी मदद देनी शुरू की। आज का युवा ये समझे कि हम उनके पास अगर विचार है, अगर वो इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर है, बस उन्हें आगे बढ़कर आना होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहनी बहुत जरूरी है। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि जो भी देश ऐसे हैं जो बहुत अग्रणी है तकनीक के मामले में, खासकर डीप टेक के मामले में, वहां पर इन्वेस्टमेंट जीडीपी की लगभग 2.5 से 3%, 3.5%, 4% तक भी होती है। हमारे देश में ये 1% से कम ही रही है। इसलिए अब हमको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि अभी तक प्राइवेट, बाकी कंट्रीज में देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ निजी क्षेत्र आगे आकर इन्वेस्ट करता है। मतलब 65% तक अगर निजी क्षेत्र, उद्योग जगत अगर इन्वेस्ट करता है शोध संस्थानों में, अनुसंधान पर, तो बाकी सरकार दे रही है। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है, सरकार ही पूरा खर्च कर रही है। लगभग 65 से 64-65% सरकार खर्च कर रही है, बाकी उद्योग जगत से आ रहा है, निवेशकों से आ रहा है।
इसलिए इस इक्वेशन को बदलना जरूरी है ताकि जो इकोसिस्टम बाकी देशों में चल रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास इकोसिस्टम है, आइए हमारे साथ जुड़िए। और यहाँ भारत की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच को समझना भी बहुत बिल्कुल ममता, और जरूरी ये है, है कि सराहना भी भारत बहुत के पास जरूरी है कि कौशल है और हमें इसी विश्व वजह के से लिए काम भारत करना इसको है। अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ आज नजर भी आ रहा है और वैश्विक पटल पे भारत का वर्चस्व साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आज जब भारत और फ्रांस के बीच जो ये रणनीतिक साझेदारी है उसको नई परिभाषा मिलेगी, नया अध्याय मिलेगा और कुछ ऐसे क्षेत्र जिस पर पहले साझेदारी कभी उतनी देखी नहीं गई वो व्यापक तौर से देखी जाएगी, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ ममता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा और लगातार इसको लेकर जो कवायदे हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अपनी फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। पीएम वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के बीच ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। भारत स्लोवाकिया के करीब 3 दशक पुराने कूटनीतिक संबंध अब नई संभावनाओं के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हालांकि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की यात्रा की थी। वहीं फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों को उम्मीद है कि इस यात्रा से स्लोवाकिया और भारत के द्विपक्षीय संबंध एक नए युग में प्रवेश करेंगे। काफ़ी आशाएं हैं हमें इस यात्रा से, क्योंकि ये हमारे जो संबंध हैं उनको एक नए लेवल पे ले जाएगी और उसके बाद जो हमारे अगले दशक की जो दिशा होगी वो इस यात्रा से हमें लगता है कि जो डिसीजंस इस यात्रा में होंगे उससे आगे की जो कुछ सालों की जो हमारे इंडिया स्लोवाकिया का संबंध किस दिशा में जा रहा है उस ये निर्धारित होगा। भारत ने 1993 में स्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लगातार मजबूत होते संबंध आज कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.6 बिलियन यूरो के स्तर को पार कर गया। भारत फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फोन और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है, जबकि स्लोवाकिया से ऑटोमोबाइल और मशीनरी का आयात भारत मुख्य रूप से करता है। इंडियन ऑटोमेकर्स के लिए काफ़ी यहाँ पर स्कोप बनता है, क्योंकि हमारा इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। इफ़ समहाउ लॉजिस्टिक्स इज टेकन केयर, तो मुझे लगता है कि इंडियन ऑटोमेकर्स कैन सक्सीड हियर क्वाइट वेल। स्लोवाकिया प्रति व्यक्ति वाहन उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसे दुनिया की कार निर्माण राजधानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऑटो कंपोनेंट कंपनियों और स्लोवाकियाई वाहन निर्माताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ता योग, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहयोग द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। There are relations between India and all kinds of European countries, and I think it's a big honor for Slovakia that the Indian Prime Minister is visiting. भविष्य में आईटी, एआई, हरित ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रखने वाली यात्रा मानी जा रही है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। ये यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक रहने वाली है, बल्कि इस यात्रा से भारत और स्लोवाकिया के बीच में व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय लिखे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा से डीडी न्यूज के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर नीस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया।
पीएम अपनी यात्रा के दौरान ये साफ तौर पर देखने को मिला है, काफी महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसे में जब इसके बाद वो स्लोवाकिया जाएंगे तो वहां पर क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो चरम पर नजर आ रही है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जब नीस की हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ द्विपक्षीय जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा स्लोवाकिया की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लगातार हम इसको देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पारस्परिक संबंधों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर एक बड़ी इबारत यहाँ से लिखने की कोशिश जो की जा रही है और उसी से सब कुछ निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल। और इस समय हमारे संवाददाता CS जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। CS जोशी का रुख करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशी जो है चंद्रशेखर फ्रांस के बाद स्लोवाकिया जा रहे हैं, क्या मेजर टेकअवेज रह सकते हैं स्लोवाकिया की यात्रा से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के? भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के। वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करेंगे और कल प्रधानमंत्री जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको और उसके अलावा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बातचीत में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार के संबंध हैं, जो संस्कृति के संबंध हैं, उन संबंधों को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। खासकर अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें या भारत के कपड़ा सेक्टर की हम बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हम बात करें, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यहाँ पर एक नया आयाम दिया जा सकता है। पहले से ही इन क्षेत्रों में भारत और स्लोवाकिया के बीच में अच्छा व्यापार चल रहा है। भारत काफी कुछ इन क्षेत्रों से स्लोवाकिया को एक्सपोर्ट करता है और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। और आपको बता दें कि यहाँ स्लोवाकिया में टाटा जैगुआर की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हजारों की संख्या में यहाँ पर भारतीय काम करते हैं और उसके अलावा कई अन्य भी यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं या यहाँ पर जो भारतीय काम करते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी ये माना जा रहा है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी और कुछ उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के दोनों सरकारों के बीच में कुछ यहाँ पर एक समझौता भी हो सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ व्यापार के लिहाज से बल्कि संस्कृति के लिहाज से, सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से और रक्षा उद्योग के लिए भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर CS जोशी, और एक सवाल और इसमें आता है कि यूरोप में भारत की बड़ी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसमें स्लोवाकिया कैसे फिट बैठता है? CS जोशी। बिल्कुल, देखिए अगर हम स्लोवाकिया की बात करें, एक तो भारत और स्लोवाकिया के जो संबंध हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दोनों देशों के विचार एक जैसे हैं, दोनों देशों की सोच एक जैसी है। और यहाँ हम अगर यूरोप की बात करें तो स्लोवाकिया को एक तरह से गेटवे ऑफ यूरोप की तरह भारत उपयोग कर सकता है और स्लोवाकिया में जो भारतीय खान पान है, भारतीय संस्कृति है, उसको काफी यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की यात्रा है और भारत के लिए स्लोवाकिया काफी एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है यूरोप के अंदर, क्योंकि स्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो यूरोप जिस तरह से अभी भू राजनीति है यूरोप की, उसमें यूरोप बंटा हुआ है कहीं न कहीं। लेकिन अगर हम जिस तरह से स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जिसके विचार भारत के ही समान है। अगर हम इस वक्त यूरोप की बात करें तो यूरोप में जिस तरह से हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बाद एक तरह के खेमेबाजी यहाँ पर चल रही है, लेकिन स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जिसके रूस से भी अच्छे संबंध हैं, जिसके यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और भारत भी एक ऐसा देश है जो शांति की बात करता है और तमाम जो पक्ष हैं उनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में रणनीतिक लिहाज से या भू राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है स्लोवाकिया भारत के लिए। और भारत में बड़ा बाजार है, भारत जिस तरह से विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तमाम क्षेत्रों में भारत में नवाचार चल रहे हैं, नए नए स्टार्टअप भारत में आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए भी स्लोवाकिया के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय की हम बात करें तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, AI की हम बात करें या उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें, दूसरे क्षेत्रों की हम बात करें, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
तो दोनों देशों के बीच किस तरीके से हित सामने देखने को मिलेगा। फिलहाल चंद्रशेखर जोशी तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर का रुख करेंगे कि कैसे अभिषेक बनर्जी पर इस समय शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आज से अगले 3 दिन तक लगातार जांच एजेंसियों को उनके सामने पेश होना है। वहीं अभिषेक बनर्जी को 3 अलग अलग मामलों में जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होना है। आज विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने भवानी भवन तलब किया है। इस मामले में उनसे दोपहर 12 बजे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद सोमवार को प्राथमिक शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं मंगलवार को कथित उकसाऊ टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर भवानी भवन में सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। और तृणमूल कांग्रेस सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार के बेटे और मनोचिकित्सक डॉक्टर वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और पूर्व विधायक सोनाली गुहा को कानूनी नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि इन नेताओं द्वारा उनके बारे में झूठे और मानहानिकारक बयान दिए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वैद्यनाथ घोष की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि उन्होंने बारासात विधानसभा सीट से कभी भी विधायक का टिकट नहीं मांगा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है कि उन्होंने टीएमसी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग की थी। कानूनी नोटिस में संबंधित नेताओं से मांग की गई है कि वे उनके खिलाफ दिए गए कथित झूठे और मानहानिकारक बयानों को वापस लें, सार्वजनिक रूप से खंडन करें और माफी मांगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डॉक्टर वैद्यनाथ घोष दस्तीदार अपने सम्मान की रक्षा के लिए मानहानि सहित उपलब्ध सभी कानूनी उपाय अपनाएंगे। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और खबर है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने सोने की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता और अगरतला में कुल लगभग 17 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। और इस पूरी कार्रवाई में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरामद सोने की कुल अनुमानित कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 12 जून को कोलकाता में डीआरआई ने एक संगठित तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया, जो थाईलैंड से भारत में बड़ी मात्रा में सोना लाने की कोशिश कर रहा था। और इस ऑपरेशन के दौरान 12 जून को 11.6 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया और एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। और इसी क्रम में अगरतला में डीआरआई ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5.1 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया। यह सोना भारत बांग्लादेश सीमा के त्रिपुरा क्षेत्र से अवैध रूप से देश में लाया गया था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब्त सोने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई है। डीआरआई अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो
तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि समाचार पत्रों में कौन कौन सी वो प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। पहली खबर का रुख करें तो नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी एक खबर है और AAI का विमान उतरने का परीक्षण सफल हो चुका है। उड़ानें कल से शुरू होंगी। रनवे संचालन समेत अन्य व्यवस्थाएं जांची जा चुकी हैं और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से 15 जून से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की जा रही है और इससे जुड़ी तैयारियों को अब अंतिम रूप भी दिया जा रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमान को उतारा गया और परीक्षण उड़ान जो है वो सफल रही है। तो जेवर का ये औपचारिक जो शुरुआत है वो होने जा रही है और भारत के लिए ये खुशी की खबर है। और अगली खबर का रुख करें तो दिल्ली सरकार लगातार जो नए नए कदम उठा रही है वो साफ तौर पर लोगों को काफी किफायती महसूस भी हो रहे हैं और उसके लिए उसको हाईटेक बनाने की जो कवायद है वो भी तेज गति से जारी है क्योंकि अब स्मार्ट LED लाइटों से दूर होगा सड़कों का अंधेरा किस तरह से होगा। दिल्ली सरकार जल्द ही स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है और इस परियोजना के तहत मौजूदा हाई प्रेशर सोडियम वेपर और सामान्य LED लाइटों की जगह अब आधुनिक स्मार्ट LED लाइटें लगाई जाएंगी और इन लाइटों को एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में नियंत्रित और मॉनिटर भी किया जाएगा। इसके अलावा अभी PWD के अधीन करीब 96,000 स्ट्रीट लाइटें हैं जिनमें लगभग 45,000 HPSV और 51,000 सामान्य LED लाइटें शामिल हैं जबकि 51,160 पोल मौजूद हैं। तो इसीलिए दिल्ली सरकार की ये कवायद है कि दिल्ली में अंधेरा किसी भी कोने तक ना पहुंचे, इसीलिए इस तरह की LED लाइटें लगाई जाएंगी जो लोगों का जो सफर है उसको और रोशन करती हुई नजर आएगी। अगली खबर भारत और नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत नेपाल के बीच कल से शुरू होने जा रही है रेल यात्रा क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो जनकपुर से अयोध्या रूट पर यात्रा ट्रेन सेवाएं शुरू हो सकती है और दोनों देशों के अधिकारियों ने रेलवे लिंक की इस योजना पर चर्चा की है। आपको बता दें कि 11 और 12 जून को यहां आयोजित 10वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी और 8वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लिया बड़े अधिकारियों ने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जो हुई है उसमें जनकपुर अयोध्या रूट के लिए यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुख्य मुद्दे कुछ थे और आपको बता दें कि नेपाल का जो जनकपुर है जिसे भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म स्थान माना जाता है वह काठमांडू से 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो भारत नेपाल संबंधों को यहाँ एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी रेल सेवाओं के जरिए। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी अखबारों की जिन्हें हमने आपके आगे प्रस्तुत किया और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं जिस तरह से जो ईरान क्राइसिस है वो क्या कुछ कहता है। ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। ट्रंप का दावा है कि रविवार को एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हमेशा के लिए रोक देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को परमाणु हथियारों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बताया है और कहा है कि इसके तुरंत बाद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट किया है कि रविवार को किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी संभावना बनी हुई है। बघाई ने दूसरे पक्ष की विसंगतियों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर यह समझौता नाकाम होता है तो अमेरिका के पास एक अंतिम विकल्प भी मौजूद है। ट्रंप ने आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है कि नहीं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन सभी बातों का खंडन किया और किसी भी डील से इनकार किया है। निश्चित तौर पर, क्योंकि कई जगह ये पेच फंसते हुए भी नजर आ रहा है और ईरान अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ से जिस तरह की जो बातें हैं उसमें अपना हस्तक्षेप लगातार बनाए रखा है और इसीलिए कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो लगातार पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और अवरोध भी बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि साफ तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में देखने को मिल रहा है। अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अक्षय, सवाल यह है, तमाम अलग अलग डीलें हैं यहाँ पर और उसके अलावा जो डील्स कहां पर इसका पेच फंसा हुआ है, पहला, और दूसरा कि जिस तरह की बात ट्रंप के जरिए कही जा रही है कि जो डील अगर साइन होती है तो कभी भी परमाणु क्षेत्र वो नहीं बन पाएगा ईरान, तो इसको लेकर क्या अभी मतभेद की स्थिति चल रही है, क्या कुछ इसमें नया अपडेट निकलकर सामने आया? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए।
देखिए, अगर सबसे पहले परमाणु समझौते की अगर बात की जाए और जिसकी जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, अगर बात की जाए ईरान और अमेरिका के बीच तकरार का, तो यही रहा है कि ईरान लगातार यूरेनियम जो होता है, जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर वेपन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको इनरिच कर रहा है और उसके इनरिच करके जमा कर रहा है। अगर आप एक बार आप इनरिचमेंट पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद एक न्यूक्लियर वेपन यानी कि एक परमाणु बम बनाने में आपको कोई आगे ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है। एक तरह से आपका फ्यूल रेडी हो जाता है। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। काफ़ी एक बड़ा ज़खीरा इनरिच यूरेनियम का इस वक्त ईरान के पास मौजूद है और अमेरिका ये कह रहा है कि इसको हम देश से बाहर ले जाएंगे। हालांकि ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान कह रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह से समझौता करना है, पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहे। ये जो हमारे पास यूरेनियम है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए है। तो उनका कहना यह है कि अगर आपको इसको ख़त्म करना है या फिर इस न्यूक्लियर मुद्दे के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो आपको इस यूरेनियम को डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब यानी कि इसको एक तरह से नष्ट करना पड़ेगा ईरान की सीमा के भीतर। और अमेरिका कह रहा है कि इसको हम बाहर ले जाएंगे और कई बार ये भी शक जताया गया है कि अमेरिका इसको अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये एक बड़ा मतभेद उनके बीच बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका चाहता है कि जैसे ही हस्ताक्षर हो इस डील के ऊपर, जो इंटरिम डील है यानी कि 60 दिन का वक्त मिलेगा, आप इस डील के बाद धीरे धीरे सैंक्शंस रिलीव किए जाएंगे, हटाए जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाएगा। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिजनेस के लिए खुल जाएगी। और ईरान इस बात को लेकर थोड़ा सतर्क है कि अगर आप इनिशियल डील करेंगे और 60 दिन का वक्त आपको लगेगा पूरा का पूरा प्रोसेस करने में, यूरेनियम के जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है न्यूक्लियर वाला, उसको सॉल्व करने में, तो एकदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान खोल देता है तो एक तरह से उनकी जो शक्ति है, बार्गेनिंग चिप जिसको कहा जाता है, यानी कि इसमें पूरे निगोशिएट करने के लिए उनके पास जो ताकत है वो चली जाएगी। वो अपनी ताकत खो देंगे किसी भी तरह से निगोशिएशन करने के लिए। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इन आपस में एक तरह से मतभेद अभी भी बने हुए हैं। और एक आखिरी चीज़ ये है कि ईरान ये भी कह रहा है कि कोई तारीख ना दी जाए। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उनको ये बचाए रखना है कि सब कुछ ईरान के या फिर अमेरिका के कहने पर नहीं हुआ, ईरान की भी इसमें कुछ चली है। और अपनी जो इंटरनल जो डिफरेंसेस है उनको सॉल्व करने की लगता है ईरान को वक्त चाहिए और इसीलिए किसी डेट के अनाउंसमेंट से ईरान बच रहा है। अक्षय, लेकिन हमने ट्रम्प के बयानों को देखे, पिछले कुछ बयानों को देखे, तो ट्रम्प कई बार करार करने की जानकारी अपने ट्रूथ सोशल पर देते आए हैं, लेकिन कभी भी कोई समझौता अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। ऐसे में 106 दिन बीत चुके हैं इस जंग को। क्या आपको ऐसा लगता है एज अ जर्नलिस्ट कि कहीं ना कहीं अमेरिका को जल्दबाजी हो रही है कि एक शांति समझौता जल्द हो और ईरान जो अपनी शर्तों पर अड़िग है वो झुक जाए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को जल्दी है कि इस जंग को जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि नवंबर में ही मिड टर्म इलेक्शंस है, यानी कि चुनाव होंगे जो आखिरी चुनाव नहीं होते, जो एक तरह से 4 साल का जो अंतराल होता है अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए, 2 साल बाद में वहाँ पर चुनाव किए जाते हैं देखने के लिए कि किस तरह से उस वक्त एक तरह से जो जनता है उनके बीच में ओपिनियन बना हुआ है सरकार को लेकर। तो इससे पहले वो जंग को ख़त्म करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी अमेरिका में भी हो रही है, तेल की कीमतें जो है उससे पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी देखी जाए उसको एक बड़ा झटका मिला हुआ है। तो अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इसका सलूशन कुछ निकाला जाए और जल्द से जल्द एक तरह से इसको रफा दफा मामले को पूरी तरह से किया जाए। लेकिन सवाल वही है कि इजराइल जब लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और लेबनान इस पीस डील का हिस्सा है, तो किस तरह से अमेरिका एक तरह से पूरा बैलेंस बना पाएगा, क्योंकि इजरायलियों को भी उन्हें खुश रखना है, उन्हें जंग भी खत्म करनी है, उन्हें सब तरह के जो डिफरेंसेस है जो दशकों से बने हुए हैं उनको भी ठीक करना है। तो जल्दबाजी एक तरह से अमेरिका जाहिर तौर पर कर रहा है। निश्चित तौर पर ये नज़र तो आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी सवाल कई सारे हैं कि आखिर पेच कहाँ पे फंसा हुआ है और दूसरा किन किन पॉइंट्स में लगातार जो स्थितियां हैं वो अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए जो आगे की डील है वो साइन नहीं हो पा रही है। और ईरान की कुछ अपनी शर्तें भी हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां होती है तो कहीं ना कहीं ईरान कहीं अमेरिका से कमज़ोर ना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फेरबदल किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को जेम्स मैकडोनाल्ड को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का नया अमेरिकी अटॉर्नी नियुक्त करने की घोषणा की है।
ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। उनका अंतिम संस्कार आगामी 4 जुलाई को राजधानी तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को उनके गृह नगर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूर्वी कांगो में अविश्वास और जागरूकता की कमी से इबोला नियंत्रण में बाधा आ रही है। पांगबा विस्थापित शिविर और निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों में 19 पुष्ट मामलों में से 17 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से कुल 676 लोग संक्रमित हुए हैं और 136 की जान गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने की दिशा में उनके प्रयासों को एक नई गति मिली है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह गति यूरोपीय संघ द्वारा सदस्यता के लिए बातचीत का पहला चरण शुरू होने की अपनी आधिकारिक यात्रा की पुष्टि करने के बाद आई है। इटली की राजधानी रोम में हजारों वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणपंथी समूहों के रीमाइग्रेशन मार्च के विरोध में एक बड़ा जवाबी मार्च निकाला। प्रवासियों और विदेशी मूल के लोगों को देश से बाहर भेजने की वकालत करने वाले दक्षिणपंथी समूह कासा पाउंड के मार्च के खिलाफ यह प्रदर्शन ट्रेड यूनियनों और स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कारोबार जगत की, हमारे खास सेगमेंट बिजनेस ब्रीफ में। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक सवाल लगभग हर रिटेल निवेशक के मन में आता है कि आखिर पैसा बनाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, रियल एस्टेट, गोल्ड या इक्विटी। विशेषज्ञों के अनुसार निवेश में सफलता का राज किसी एक ऑप्शन को चुनने में नहीं है, बल्कि सही एसेट एलोकेशन में छिपा हुआ है। निवेश का असली मास्टर प्लान पूरा निवेश एक जगह ना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं ज़रूरी रियल एस्टेट की बात करें तो ज़रूरी लेकिन सोच समझकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इक्विटी, सोना और रियल एस्टेट के बीच बैलेंस बहुत ज़रूरी है। निवेश का जो असली मास्टर प्लान है वो क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके लिए। पूरा निवेश एक जगह ना करें, पैसा अलग अलग एसेट क्लास में बांटें, ये आप खुद देखें और जो एक्सपर्ट्स के जो सुझाव हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आगे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे करें। नया सवेरा में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। 12 साल और सुरक्षा के मोर्चे पर एक नई नीति, नया आत्मविश्वास और नया भारत। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक, अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर नक्सलवाद तक, निर्णायक चोट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सुरक्षा के सवाल पर अपनी रणनीति और सोच दोनों बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत रणनीतिक संयम के पुराने ढर्रे को छोड़कर आक्रामक रक्षा की राह पर चल पड़ा है। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक इस नए युग के प्रतीक हैं। इन कार्रवाइयों ने दुश्मन के परमाणु ब्लैकमेल को
बेअसर करते हुए यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार जाकर भी प्रहार करेगा। भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर माकूल जवाब भी देता है। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दुनिया ने भारत का नया रूप देखा। इस नीतिगत बदलाव ने वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को एक मजबूत संप्रभु देश के रूप में स्थापित किया है। ऑप सिंदूर वॉज अ ग्रेट सक्सेस। इसने दुनिया में हमारी जो पोजीशन है, हमारी रिस्पेक्ट है, बढ़ा दी है, क्योंकि 88 आवर्स के अंदर हमने सिर्फ इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसमें 20% पाकिस्तान एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया। ऑप सिंदूर चालू है और अगर कुछ भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, मिशन एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान वाले, तो सबक जो सिखाया जाएगा उसके बाद विल बी फिनोमेनल। सिर्फ सीमा पार ही नहीं, देश के भीतर भी सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ एवं निर्णायक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हुआ है और अब विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। नक्सलवाद के प्रति अपनाई गई इस कठोर और स्पष्ट नीति की वजह से ही 2014 में जहां नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, वहीं अब सिर्फ 2 जिले ही बचे हैं। मोदी सरकार की अचूक कार्रवाई में जहां दर्जनों नक्सली कमांडर ढेर हुए, तो वहीं हजारों नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में भी लौटे। ये सभी नक्सली देश की विकास गाथा का हिस्सा बने। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह देश की मुख्य धारा से जुड़े। 205 पुराने कानून समाप्त हुए और 130 कानूनों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की गई। जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। जो कभी असंभव लगता था, आज वही नया जम्मू कश्मीर बनकर सामने आ रहा है। कश्मीर अब देश के हर हिस्से से जुड़ गया है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बने और घाटी में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। आर्टिकल 370 के ऑब्लिगेशन की बात करें, मेरे ख्याल से इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस। उसमें मैं खास तौर से ये कह सकता हूं कि जो हमें सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, जो यहाँ हमें ओवरवेलमिंग टूरिज्म का एक रुझान यहाँ आ गया है, दैट वाज गोल्डन पीरियड फॉर अस। कश्मीर का जो टूरिज्म हाइट जो गेन की 2022, 23 और 24 में, That has been best ever season for Kashmir. मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत पर ही नहीं, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। 2020 के बाद भारत ने LAC और LOC पर सड़कें, सुरंगें, पुल, हवाई पट्टियां और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी। आज जब वो वंदे भारत देखते हैं, आज जब वो रिंग रोड देखते हैं, आज जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, आज जो वो कंस्ट्रक्शन 6 लेन देखते हैं, आज जो वो श्रीनगर से जम्मू 4 घंटे में सफर करते हैं, ये सब तभी पॉसिबल था जब हमने कश्मीर को अपने देश के साथ इंटीग्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से होकर गुजरता है। पिछले 12 वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति में यही सोच दिखाई देती है। आतंकवाद पर सख्ती, सीमा पर मजबूती, नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई और जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। देखते हैं क्या है एक दिन एक उत्सव में खास आज। भारत की सांस्कृतिक विविधता में कई ऐसे पर्व हैं जो प्रकृति, परंपरा और समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
आज एक दिन एक उत्सव में बात ओडिशा के प्रसिद्ध राजा पर्व की, जो नारित्व, प्रकृति और लोक संस्कृति के उत्सव का प्रतीक है। उड़ीसा में गांव से लेकर शहरों तक राजा त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। घरों में पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैली है और लोग नए वस्त्र पहनकर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। राजा पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली राजा से होती है। इसके बाद राजा संक्रांति और भूमि दहना मनाया जाता है। पर्व का समापन वसुमती स्नान के साथ होता है। इस दौरान धरती माता को विश्राम देने की परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि यह समय मानसून के आगमन और कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। राजा पर्व के दौरान महिलाएं और युवतियां झूलों का आनंद लेती हैं, लोक गीत गाती हैं और पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेती हैं। वहीं घरों में पोड़ा, पीठा और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां विशेष रूप से बनाई जाती हैं, जो उत्सव के स्वाद को और बढ़ा देती हैं। ये पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और नारी शक्ति के सम्मान का संदेश भी है। राजा पर्व ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। प्रकृति, परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम है। ओडिशा का राजा पर्व जो हर वर्ष लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज मां यमुना तट स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नदी के किनारे बने घाटों पर सफाई का काम किया जा रहा है और इसके तहत यमुना को स्वच्छ रखने के सामूहिक संकल्प को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि 3 साल के बाद आपको मां यमुना में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो दिल्ली में आज से मां यमुना तट स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो रही है। मां यमुना तट स्वच्छता अभियान में कई स्वयंसेवी और दिल्ली के मंत्री जो है वो भाग ले रहे हैं। नदी के किनारे बने घाटों पर किया जा रहा है सफाई का काम और यमुना को स्वच्छ रखने का ये सामूहिक संकल्प लिया गया है। यमुना को साफ करना ये हमारी जान है, ये हमारा कर्तव्य है और अगर हम इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा, पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा और आपको 3 साल के बाद में यमुना में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। एक जो है पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ के ऊपर में पैसा बहुत खर्च किया मगर कभी किसी को अंतर नहीं दिखाई दिया। और वहीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में आज अपने अभियान का आगाज करेगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय टीम पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में कुल 8 मैच हुए हैं, जिसमें से 6 में भारत को जीत मिली है। तो वहीं 2 में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों के बीच T20 के ओवरऑल आंकड़ों को देखा जाए तो अभी तक खेले गए कुल 16 मैचों में से 13 में भारत के हिस्से जीत आई है, जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। भारतीय टीम ग्रुप ए में जहां पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीम है। नीदरलैंड्स की टीम पहली बार महिला T20 विश्व कप में खेल रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
नया सवेरा में वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह आपको दिखा रहे कुछ मनमोहक झलकियां। गौरव, बिल्कुल, लद्दाख आप लिए चलते हैं और सबसे बड़े मठ उत्सव की बात करते हैं। होमित्सा चिजुचू की ये झलकियां हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप इन झलकियों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।